रात के 10 बजे नव्या अभी तक घर नहीं आई थी और उसके पापा भी, जिसकी वजह से कनिका और उसकी माँ दोनों परेशान होने लगी। कनिका ने तुरंत कबीर को कॉल करके पूछा, क्या दी हॉस्पिटल से निकली? कबीर ने बताया कि आज नव्या हॉस्पिटल आई ही नहीं। ये सुनकर कनिका को अजीब लगा। आखिर दी हॉस्पिटल में नहीं गई तो कहाँ गई? रात 10 बज गए और पापा भी घर नहीं आए हैं। आखिर ये दोनों है कहाँ? कनिका को दोनों की फिक्र सताने लगी। कनिका तुरंत अपनी माँ को बताई कि नव्या हॉस्पिटल में नहीं है। करिश्मा जी माथे पर हाथ रखकर बोली, हाय, ये लड़की तो मेरी बदनामी करवा कर ही मानेगी। कल इतना बड़ा अपशकुन हो गया जो उसका जी नहीं भरा, तो आज पता नहीं कहाँ मुंह काला करने के लिए चली गई। कनिका ने गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्या आपको दी की तकलीफ दिखाई नहीं देती? क्या आपको उनके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता? करिश्मा जी भी गुस्से से चिल्लाकर बोली, हाँ, ले ले तू भी उसका साइड, ले ले। मुझे तो लगा था तू मेरी बेटी है, पर नहीं, मैं गलत हूँ। हाँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। नव्या दी आपकी सगी बेटी नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें करती है। दोनों आपस में बहस करने लगी। कनिका सोफे पर बैठ गई, सिर पर हाथ रख के बोली, माँ, मुझे बहस नहीं करना है, हमें मिलकर उन दोनों का पता लगाना चाहिए। आखिर वो दोनों है कहाँ? पापा का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा। दी को कितनी बार कॉल कर रही हूँ, उनका मोबाइल दोपहर से बंद आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बेचारी कनिका का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो किससे पूछे, कहाँ जाए, कैसे पता लगाए? जल्दबाजी में उसे नैना का ध्यान आया। नैना को कॉल लगाया, पर नैना इस वक्त कॉल नहीं उठा रही थी। अब क्या करें, कहाँ जाएं? करिश्मा जी भी सोफे पर बैठी टेंशन के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। माँ, अब हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि मुझे अब बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, कहीं हमें देर ना हो जाए। करिश्मा जी सोफे से उठते हुए कहती है, हाँ, तू सही कह रही है, खुराना बेला। नैना सोच ही रही थी कि सोच सोच के उसका दिमाग फट रहा था। नैना ने सोचा कि वो जाकर नव्या से बात करे, पर शिव किसी को पास नहीं जाने दे रहा था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से मीडिया अभी साइड में खड़ी थी और जिस मीडिया वालों का जवाब शिव दे रहा था, नैना तो हक्की बक्की होकर बस नव्या को देख रही थी। नैना ने कनिका का कॉल आता देखकर कॉल पिक नहीं की। आखिर वो क्या जवाब देगी? उसके दिमाग में चल रहा था कि वो बता दे घर पर नहीं, पहले मुझे नव्या से बात करना होगा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसे विहान खुराना से शादी करना पड़ा? नहीं, मैं जब तक नव्या से बात नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, और अभी मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। शिव ने सभी मीडिया और प्रेस वालों को इन्फॉर्म किया कि विहान खुराना की शादी बहुत ही जल्दबाजी में हो रही है, जिस कारण सभी मेहमानों को इनवाइट नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे उनकी शादी हो जाती है। सर, आप सभी के सवालों का जवाब देंगे, तब तक के लिए आप सभी कृपया करके शांति बनाए रखें। अग्नि के सामने नव्या चुपचाप बैठी हुई थी। पंडित जी ने कहा कि वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। नव्या ने यह सुनकर आंखों में मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। वहीं विहान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिंदूर उठाया और नव्या की मांग भर दिया, और जब पंडित जी ने कहा मंगलसूत्र पहनाइए, विहान ने अपना गर्दन हल्का टेढ़ा किया और मंगलसूत्र उठाया और नव्या की तरफ बढ़ा दिया। नव्या के आंसू बाढ़ की तरह बह रहे थे। विहान जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने को हुआ कि नव्या के आंसू विहान के हाथों पर गिरे। विहान नव्या को घूरकर देखने लगा और धीरे से नव्या के कान में कहा, आज से इसे अपने गले का फंदा समझना, विहान खुराना के नाम का। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर नव्या ने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। नव्या को ऐसा करता देखकर विहान को गुस्सा आने लगा। विहान ने कुछ बोलने के लिए होठ हिलाया ही था कि शिव विहान के पास आया और धीरे से कहा, बॉस, मीडिया लगातार सवाल पर सवाल किए जा रही है। विहान ने नव्या का हाथ पकड़ के उठा और मीडिया की तरफ बढ़ गया और नव्या को अपने साथ खड़ा किया और रौबदार आवाज़ में कहा, ध्यान से देखो, अच्छे से पिक्चर निकलवाना, पूरे चैनल पर सिर्फ विहान खुराना की शादी की हेडलाइंस चलनी चाहिए। एक रिपोर्टर ने आगे आकर कहा, सर, आप अभी भी अपने रिलेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
उसकी बात सुनकर अपने होठों को घुमाया, हल्की स्माइल किया और बोला, रिलेशनशिप? वो तो मिस नव्या अग्रवाल मिसेस नव्या विहान खुराना से बहुत प्यार करता हूँ मैं। ये भी मुझसे करती है। नव्या विहान के मुंह से बकवास बातें सुनकर चिढ़ती जा रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे विहान और कस के पकड़ लिया था। उसके इस तरह पकड़ने से नव्या की कलाई में दर्द होने लगा। नैना ने भी आगे आकर पूछा, क्या आप कुछ बताएंगी मिसेस नव्या खुराना अपने रिश्ते के बारे में? नव्या के कान में जैसे ही नैना की आवाज़ आई, नव्या ने अपनी नज़रें उठाकर नैना को देखने लगी। जैसे नव्या ने कदम उठाए आगे चलने के लिए कि विहान ने उसकी कलाई और उसे और कसकर पकड़ लिया। नव्या गुस्से से विहान की तरफ देखने लगी। विहान ने न्यूज़ वालों की तरफ देखकर कहा, जो भी इस वक्त मुझे न्यूज़ में देख रहे हैं, मैं उन सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया, पर बहुत जल्द मैं इस शादी की पार्टी में सभी को इनवाइट करूँगा। अभी के लिए बाय और गुड नाइट। आप सभी भी अपने अपने घर जाइए। और विहान जाने के लिए मुड़ा ही कि जाते जाते रुक के बोला, और हाँ, ये विहान खुराना की शादी है, इसकी ही हेडलाइंस टीवी पर चलनी चाहिए। इतना बोलकर विहान नव्या का हाथ पकड़ के आगे चला गया। मीडिया उसके पीछे जाने लगी, पर शिव और उसके बाकी के बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक लिया। शिव, आप सभी भी जा सकते हैं, आप सभी को बुलाया है और आप सब आए उसके लिए धन्यवाद। कनिका और करिश्मा जी घर से बाहर निकल चुके थे। कनिका अपनी एक्टिवा स्कूटी स्टार्ट कर ही रही थी कि सुजाता जी दौड़ते दौड़ते आई। कनिका से बोली, बेटा क्या तुम लोगों ने न्यूज़ देखा? करिश्मा जी और कनिका दोनों आश्चर्य से देखने लगी। कनिका घबराते हुए बोली, आंटी क्या हो गया? आप इस तरह भागते भागते आ रही है। सुजाता जी ने कहा, इसका मतलब तुम लोगों ने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा, चलो चल के टीवी में देख लो। करिश्मा जी बोली, कनिका चल तो अंदर। कनिका करिश्मा जी दोनों अंदर चले, साथ में सुजाता जी भी पीछे पीछे आई। कनिका ने टीवी ऑन किया, न्यूज़ चैनल लगाए। न्यूज़ में लाइव हेडलाइंस चल रहे थे, विहान खुराना की स्पेशल शादी। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोली, इसकी शादी है तो हमें क्या करना है? हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे, खामखा हमें रुकवा लिया। करिश्मा जी बोल ही रही थी कि कनिका बोली, माँ ये तो नव्या दी है। कनिका को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उसकी बहन नव्या दी की शादी और विहान खुराना के साथ आखिर ये कैसे हो सकता है। यही हाल करिश्मा जी का भी था और सुजाता जी का भी था। मैंने तो जैसे टीवी में ये न्यूज़ देखी, यकीन ही नहीं हो रहा था ये अपनी नव्या है। और भाई साहब कहाँ है? करिश्मा जी और कनिका दोनों को नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोले। करिश्मा जी ने कहा कि सुबह से वो भी लापता है, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, इसीलिए तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन लेने के लिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, आखिर पापा सुबह से लापता है और दी की शादी, कुछ तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ लग रहा है माँ। करिश्मा जी बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये लड़की कर क्या रही है। सुजाता जी बोली, ये सब का जवाब हमें नव्या ही दे सकती है, हमें नव्या के पास चलना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। कनिका, हमें भी इसी वक्त जाना होगा, दी से बात करना होगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दूसरी ओर विहान की मम्मी और दादी दोनों ये न्यूज़ देखकर चौंक गई थी। उनका बेटा पोता कर क्या रहा है और बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। जो लड़का अभी तक शादी के नाम से कोसों दूर भाग रहा था, वो एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में उसने शादी भी कर लिया। उन दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, जिसे अपने बाप की तकलीफ़ की वजह से कभी शादी ना करना चाह रहा हो, आज उसने बिना किसी को बताए शादी कर लिया। दादी छड़ी लेकर बोली, आने दो, इस नालायक को बताती हूँ। आखिर इससे शादी करना ही था तो बताकर करता, क्या हम इसे शादी करने नहीं देते? और तो और हम इस धूम धड़ाके से शादी करवाते, यही तो हमारा इकलौता पोता है। दादी और उसकी माँ दोनों विहान से नाराज़ हो रही थी। विहान के विला से सारे न्यूज़ रिपोर्टर चले गए थे। लिविंग एरिया में नव्या, विहान और शिव, कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। नव्या ने अपना हाथ
विहान से हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैंने अपना वादा पूरा किया तो अब तुम अपना वादा पूरा करो। कहाँ रखा है मेरे पापा को? मुझे मेरे पापा से मिलना है। विहान नव्या का हाथ अपनी ओर खींचते हुए मुस्कुराया और बोला, इतना भी क्या जल्दी है? अभी तो हमारी सुहागरात बाकी है, मिलवा दूंगा जहाँ भी है। ससुर जी ठीक है, नव्या झल्लाते हुए बोली। बकवास बंद करो, समझे? सीधे सीधे बताओ, कहाँ छुपा के रखा है तुमने मेरे पापा को? नव्या ने ताकत लगाकर विहान को धक्का दे दिया। नव्या को यूं धक्का देने से विहान 2 कदम पीछे हो गया और गुस्से से चिढ़ते हुए नव्या की तरफ देखने लगा। नव्या ने उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अब बस बहुत हो गया, सीधे से बताओ मेरे पापा को तुमने कहाँ रखा है, नहीं तो। नव्या के मुंह से ये सुनकर विहान उस ओर बढ़ने लगा। नहीं तो क्या? क्या करोगी? अभी तो बताया। और हल्का मुस्कुराया। नव्या पीछे पीछे चलने लगी और बोली, देखो मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विहान ने टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो मेरे साथ। नव्या पीछे पीछे चलते वक्त दीवार की वजह से रुक गई और विहान दीवार पर हाथ रखकर बोला, अब कहाँ जाओगी बच के? नव्या डरी घबराई बस उसे ही घूर के देखने लगी। विहान ने नव्या का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अंदर कमरे में। नव्या जोर से चीखने लगी, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पर विहान ने उसकी एक नहीं सुन रहा था और खींचते हुए कमरे की ओर बढ़ गया। नव्या को कमरे में लेकर आया। उस कमरे में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। विहान ने उस कमरे में नव्या को लेकर आया, उसका हाथ छोड़ा और नव्या के गोल गोल चक्कर लगाते हुए एक सातिर हंसी हंसने लगा। रोबदार आवाज़ में बोला, तुम्हें क्या लगा था? तुमसे शादी करूँगा, अपना नाम दूंगा और तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूँगा, ये सब तुम सोच रही थी। नव्या विहान की तरफ देखी, मानो वो उससे बहस नहीं करना चाहती हो, और नज़रें दूसरी ओर फेर ली। विहान नव्या का हाथ पकड़ कड़क आवाज़ में बोला, यही हाथ था ना तुम्हारा? इन हाथों से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? नव्या के हथेली को मसलने लगा और बोला, ध्यान से देखो इन गालों पर, तुमने मारा था ना? इस शक्ल पर करोड़ों लोग मरते हैं और तुमने इस पर चांटा मारा। विहान की बातों से अब नव्या डरने लगी और अपने डर को छुपाते हुए बोली, देखो तुमने जितनी भी मुझे सज़ा देनी है दे लेना, पर अभी मेरे पापा से मिलने दो, हाथ जोड़ती हूँ। विहान ने नव्या का हाथ मरोड़ के पीछे कर दिया और उसे अपने करीब करके बोला, पता है तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा था उस दिन और रात, हर रात यही सोचता रहा कैसे बदला लूँ तुम्हारे साथ। पहले सोचा तुम्हें किडनैप करवा लूँ, फिर सोचा नहीं एसिड फेंकवा देता हूँ, फिर ख्याल आया क्रिमिनल और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मेरा दिमाग खराब होने लगा था, इसीलिए बदला ले लूँ तो लूँ कैसे? नव्या के जबड़ों को पकड़ के ऊपर किया और देखा, ये फैसला लिया, तुम्हें रोज़ रोज़ तकलीफ़ दूंगा मैं। तुम आज से इस घर में मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नौकरानी हो। विहान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नव्या विहान की आंखों में देखने लगी। इतनी नफ़रत और गुस्सा उसके लिए भरा है। नव्या लगातार रोए जा रही थी, पर विहान को उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विहान नव्या का हाथ छोड़ जाने लगा और जाते जाते रुक फिर नव्या से कहा, तुम जैसी लड़कियां ना मेरे आगे पीछे घूमती है, पर विहान खुराना उन्हें घास तक नहीं डालता और एक्टर मॉडल मेरे बिस्तर गर्म करने के लिए तैयार रहती है, तो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना कि विहान से शादी होने का फ़ायदा उठा तुम्हारी वो दुर्दशा करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी, समझी? विहान के जाने के बाद नव्या ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। लगातार 10 मिनट रोती रही, उसके बाद खुद के आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, नहीं नव्या, तू कमज़ोर नहीं हो सकती, हिम्मत करके इन सब का सामना करना पड़ेगा। उसने अपना सेल फ़ोन ढूंढने लगी। जब वो आई थी तब अपना पर्स उसने तैयार होने के टाइम पर वहीं उसका पर्स छूट गया है। उस पर्स में उसका फ़ोन था। जल्दी से कमरे से बाहर निकली और जहाँ पर रेडी हुई थी वहाँ पर गई और अपना पर्स ली और मोबाइल निकाली जो बंद था।
नव्या का मोबाइल बंद था, जिसकी वजह से वो घर पर कैसे बात करेगी, क्या करे, किससे मदद मांगे। उसके दिमाग में यही चल रहा था, क्या यहाँ से भाग जाए। पर अगर भाग भी गई तो उसके पापा के साथ ये लोग क्या करेंगे, कहाँ छुपा के रखा है, कुछ पता नहीं चल रहा। नव्या ने खुद को तैयार की, वो विहान से एक बार बात करेगी। उसके पापा को उसने कहाँ पर रखा है। नव्या कमरे से बाहर निकली, उसको ढूंढने लगी, पर विहान कौन से कमरे में कहाँ पर है उसे नहीं पता था। नव्या इतने में हार मानकर वापस उसी कमरे में चली गई। दूसरी ओर विहान अपने कमरे में आकर शिव को बुलाया और बोला कि उसके बाप को सही सलामत घर पहुंचा दो। शिव ने हाँ में गर्दन हिलाया और चला गया। दूसरी तरफ कनिका, करिश्मा जी और सुजाता जी तीनों निकल ही रहे थे कि नैना पहुंच गई। कनिका ने नैना को जैसे ही देखा वो आगे भागते हुए आई और बोली, नैना दी, क्या आपको पता है नव्या दी के साथ क्या हुआ है? जो मैंने अभी न्यूज़ देखी, क्या वो सच है? नैना इतना तो समझ गई कि न्यूज़ देखकर सभी लोगों को पता चल गया है, तो इसका मतलब छुपाना बेहतर नहीं होगा। उसने कनिका के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हाँ मुझे सब पता है। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोली, क्या बोली? तुम्हें पता है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आंटी, मुझे भी अभी तुरंत पता चला है, मैं तो न्यूज़ कवर करने के लिए गई थी। मुझे नहीं पता था कि विहान खुराना की शादी अपनी नव्या के साथ हो रही है। सुजाता जी ने कहा, ठीक है, हमें अभी लेकर चलो नव्या के पास, हम उससे बात करेंगी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है बिना बताए। नैना ने उदास होकर कहा, आंटी अभी वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि नव्या खुद आकर ये सब बताएगी, आखिर उसके साथ क्या हुआ है और वो शादी क्यों की। इन सब की बातें चल ही रही थी कि एक ब्लैक कलर की कार आई और उसमें से दो लोग बाहर निकले और पीछे का दरवाज़ा खोल के मनोहर जी को संभाल कर बाहर निकाला, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में थे। एक आदमी आगे जाकर बोला, मनोहर अग्रवाल का घर यहीं पर है क्या? करिश्मा जी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हाँ हाँ यही है। पर इन्हें क्या हुआ? क्या किया है तुम लोगों ने इनके साथ में? दूसरे आदमी ने कहा, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेडिसिन्स दिया है, कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएंगे। पर मेरे पापा आप सबको कहाँ मिले, कहाँ पर थे और आप सब कौन हो? पहले वाले आदमी ने कहा, हमें कहा गया था आपके घर पर ही छोड़ने के लिए, हमने सही सलामत छोड़ दिया, अब हम चलते हैं। घर के अंदर सोफे पर मनोहर जी को सुला के वो दोनों चले गए। सुजाता जी और करिश्मा जी कुछ बोलने वाली थी, पर वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद ये चारों एक दूसरे को देखती है। कनिका, उसके पापा अभी इस वक्त आराम से सो रहे थे। भगवान जी का शुक्र है कि पापा को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। करिश्मा जी भी और सुजाता जी भी हाँ भगवान का लाख लाख शुक्रिया दे रही थी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। नैना, अब हमें बस नव्या का पता लगाना है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, वो लड़की ने शादी कर ली, सब सोच समझ कर ही किया होगा, बच्ची तो नहीं है जो किसी ने उसे उठाकर बिठा दिया। कनिका चिढ़ते हुए बोली, माँ आप चुप ही रहिए, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक दी के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, समझी? करिश्मा जी मुंह टेढ़ा करके किचन में चली गई। सुजाता जी बोली, नहीं, नव्या बिटिया ज़रूर किसी मुसीबत में फंसी है, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। रात 3 बजे नव्या जिस कमरे में थी वो बेड के पास सटके बैठी हुई ज़मीन पर ही सो गई। वहीं विहान अपने कमरे में बैठा शराब पे शराब पिए जा रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आज जो उसने किया है क्या वो सही था या गलत, पर जो भी हो विहान ने अपना बदला लेने के लिए एकदम सही ही किया है। वो अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं करता। विहान उस चाटे को बार बार याद करके उसका सर दर्द करने लगा। विहान गुस्से में ग्लास पर उसकी मुट्ठी कसते जा रही थी और दांत पीसते हुए खुद से कहा, तुम्हें इस थप्पड़ का तो पल पल का हिसाब देना ही होगा। नव्या, विहान खुराना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। विहान,
गुस्से में उठा और नव्या के कमरे की ओर चल दिया। जब नव्या के कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो देखा नव्या ज़मीन पर ही चैन से सो रही थी। एक पल के लिए विहान बस उसे देखता ही रह गया। नव्या की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी, जिसे देखकर विहान को अंदाज़ा हो गया था कि आज उसने इसे पूरा दिन रुलाया है। गालों पर बाल बिखरे हुए थे। विहान घुटनों के बल नीचे बैठा। नव्या की यह हालत देखकर एक पल के लिए विहान अपना गुस्सा भूल गया और नव्या जिस पोजीशन में सोई थी, अगर रात भर ऐसे ही सोई रही तो उसके हाथ में दर्द होने लगेगा। विहान ने नव्या के बिखरे बालों को गाल पर से कान के पीछे किया और फिर नव्या को गोद में उठाया और बेड के पास लेके जा ही रहा था कि नव्या अपना मुंह विहान के सीने में छुपा ली। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें अभी भी गीली थी और नव्या अपनी नाक विहान के सीने पर रगड़ने लगी। विहान अपने कपड़े पहले ही चेंज कर लिया था। इस वक्त वाइट शर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर के 3 के बटन खुले हुए थे। जब नव्या नाक रगड़ रही थी, विहान के सीने में टच हुआ, जिससे विहान को अजीब सी फीलिंग हुई। ये विहान के लिए पहली बार था। उसने आज से पहले किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया था और ना ही अपने कमरे तक लाया है। विहान ने नव्या को अच्छे से बेड पर सुला दिया। एक नज़र नव्या के कपड़ों पर ध्यान दिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब लड़की है, इतने हैवी कपड़ों में ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। विहान ने जैसे जाने को हुआ कि उसकी नज़र टेबल पर गया जहाँ पर खाना रखा हुआ था। विहान टेबल के पास जाके खाने की प्लेट हटा के देखा तो खाना जैसे रखा था वैसे ही है। विहान ने खुद से कहा, तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है, देखता हूँ कितने दिन नहीं खाती हो, बहुत घमंड है ना तुम्हें, देखना अब तुम्हारा घमंड कैसे तोड़ता हूँ। बहुत अकड़ है तुम में, तुम्हारी अकड़ तोड़ने में मज़ा आएगा। मनोहर जी की आंखें खुली तो सामने करिश्मा जी, कनिका और सुजाता जी सोफे पर बैठी हुई थी। मनोहर जी धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे थे। कनिका आगे आकर उन्हें सहारा देकर उठाई। करिश्मा जी ने पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? पापा, क्या डॉक्टर को बुलवा दूं? मनोहर जी ने ना में सर हिलाया और पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? कौन लेकर आया? रात को 2 लोग आए थे आपको लेकर, आप बेहोशी की हालत में थे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें ऑर्डर मिला है आपको घर छोड़ने के लिए। पापा, कहाँ थे कल पूरा दिन आप? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और पूछा देखा, पर आपका कोई पता नहीं। और नव्या का नाम लेके बीच में ही कनिका चुप हो जाती है। वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कल ऑफिस के लिए जब मैं जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मुझसे रास्ता पूछे और उसमें से एक ने पीछे से मुझे मेरी गर्दन पर इंजेक्शन मारा। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे वो लोग कहाँ लेकर गए। जब मुझे होश आया तो मैं किसी कमरे में था, वहाँ पर कोई नहीं था और मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ था। इतना तो मुझे पता है, मुझे किडनैप करने वाला विहान खुराना है। विहान का नाम सुन तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कनिका आपस में उंगलियां उलझाते हुए हकलाई आवाज़ में बोली, वो नव्या दी। कनिका को ना बोलता देखकर मनोहर जी अपने सामने नव्या को ना देखकर पूछे, नव्या बिटिया कहाँ है? नव्या का नाम सुन तीनों एक दूसरे को देखने लगी। तभी मनोहर जी ने सावलिया नज़रों से देखकर फिर से पूछा, नव्या कहाँ है? कनिका को इस तरह हकलाता देखकर मनोहर जी गुस्से में पूछे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नव्या बिटिया कहाँ है? क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? कनिका को ना कुछ बोलता देखकर सुजाता जी आगे आकर बोली, भाई साहब, क्या आपको कुछ भी पता नहीं है कि नव्या के बारे में? सुजाता जी बात कर ही रही थी। मनोहर जी जल्दी से खड़े हुए और बोले, क्या मुझे पता नहीं है? मनोहर जी ने आगे कहा, मुझे तुम लोग कुछ बताओगे कि आखिर नव्या कहाँ है? तभी करिश्मा जी ने तुरंत टीवी ऑन किया और रिमोट लेकर न्यूज़ चैनल लगाई। आप खुद क्यों नहीं देख लेते? आपकी बेटी ने क्या नाम रोशन किया है, अपनी आंखों से देख लीजिए। टीवी में न्यूज़ देखने के बाद मनोहर जी गुस्से से उनका खून उबलने लगा। गुस्से में रिमोट ज़मीन पर फेंकते हुए कहा,
इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब किया है। इसे तो मैं जान से मार दूंगा। गुस्से से वो घर से निकले बाहर की और करिश्मा जी ने सामने से आकर रास्ता घेर लिया और बोली, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। कनिका, पापा मैं भी आपके साथ चलूँगी। सुजाता जी ने कहा, भाई साहब मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। मनोहर जी की हालत तो ठीक नहीं थी, पर सवाल उनकी बेटी का था। बाहर आके गाड़ी निकाले, बाकी के लोग भी गाड़ी में बैठकर निकल गए। दूसरी तरफ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर नव्या की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया और चौंकते हुए उठकर बैठ गई। उसने खुद को पहले ठीक से देखी। कल ही के कपड़े शादी के जोड़े में थी। उसे ये याद था कि नीचे ज़मीन पर सो गई थी, पर बिस्तर पर उसे किसने सुलाया? क्या विहान आया था? नव्या सोच ही रही थी कि दरवाजे का आवाज़ वापस आया। नव्या जल्दी से उठी और दरवाजे तक आई। दरवाजे का लॉक पहले से ही खुला था। दरवाजे पर 2 सर्वेंट मौजूद थे। एक सर्वेंट ने नव्या के लिए कपड़े लेके आई थी, दूसरी सर्वेंट हाथ में खाने की ट्रॉली थी। नव्या ने उन दोनों को देखकर मुंह फेर लिया। एक सर्वेंट ने आगे आके बोली, मैम ये आपके लिए सर ने भिजवाया है। नव्या ने बिना देखे गुस्से से बोली, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये लेकर जा सकती हो, मैं ठीक हूँ। दोनों सर्वेंट जैसे पीछे मुड़ी जाने के लिए कि विहान आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और फिंगर दिखाकर दोनों सर्वेंट को इशारा किया जाने को। विहान का ऑर्डर सुनकर दोनों सर्वेंट वहां से चली गई। विहान ने सर्वेंट के हाथ से कपड़े लिए और नव्या के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये लो, जल्दी से कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ। नव्या की शक्ल देखकर ही पता चल रहा था वो कितने गुस्से में है और गुस्से में वो बोली, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। विहान ने होठ को घुमाया और गर्दन को टेढ़ा करते हुए बोला, बात तुम्हारी ज़रूरत की नहीं है, बात विहाना खुराना की ज़रूरत की है, तो जल्दी जाओ, रेडी होकर आओ। नव्या ने दांत पीसते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं चेंज करना, मतलब नहीं करना। विहान ने टेढ़ा स्माइल किया और बोला, तुम्हें याद तो है ना, कल ही हमारी शादी हुई है। अगर नहीं तो याद दिला दूँ, ये मांग में तुम्हारे सिंदूर दिखाई दे रहा है जो मैंने कल ही परमानेंट के लिए भरा है। उस हिसाब से मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूँ। नव्या बस विहान को गुस्से से देखे जा रही थी। इतने में विहान ने नव्या की बाहें पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये इतना जल्दी हुआ कि नव्या को कुछ समझ में नहीं आया। विहान का हाथ नव्या के ब्लाउज़ की ओर बढ़ गया। जैसे ही नव्या के ब्लाउज़ का डोर पकड़ खींचने वाला था कि नव्या ने आंखें बंद करके ज़ोर से बोली, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, प्लीज़ प्लीज़, लगातार चिल्लाने लगी। विहान ने नव्या के गाल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, गुड गर्ल, जाओ जल्दी रेडी होकर आओ। विहान ने जैसे ही मुड़ा जाने के लिए कि रुककर फिर बोला, और हाँ, अगली बार से ना मत कहना, नहीं तो तुम जो नहीं चाहती हो ना वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। नव्या ने जल्दी से कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसे इस तरह भागता देखकर विहान ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। लगभग 20 मिनट में नव्या रेडी होकर नीचे आ गई। पिच कलर का अनारकली ड्रेस पहने हुई थी। वो ड्रेस जितना सिंपल दिख रहा था उतना ही महंगा और बारीक डिज़ाइन किया हुआ था। शायद नव्या ऐसी ड्रेस कभी अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकती। नव्या सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी तो सामने डाइनिंग टेबल पर विहान राजा की तरह बैठा था और 4 सर्वेंट उसके आगे पीछे खड़े थे। 2 सर्वेंट आगे आकर विहान के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। विहान ने जैसे ही नव्या को देखा उसके दिमाग में ना जाने क्या चलने लगा और उसने सर्वेंट को उंगलियों से इशारा किया जाने के लिए। सर्वेंट वहाँ से चले गए। नव्या सीढ़ियों से उतरते हुए विहान को देखकर अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए अपने दोनों हाथों से ड्रेस को पकड़ उतर रही थी। विहान लगातार उसे घूर के देखे जा रहा था, मानो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया हो कि नव्या को क्या भला बुरा सुनाना है। नव्या सीढ़ियों से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। ना आगे जा रही थी ना ही कुछ बोल रही थी। नव्या का इस तरह से खड़ा रहना। विहान ने तेज़ आवाज़ में बोला, तुम कोई महारानी नहीं हो जो इस तरह से खड़ी हो, इधर आओ।
इस तरह विहान का बिहेवियर देखकर नव्या को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, पर ना चाहते हुए भी नव्या आगे आई। नव्या को अपने पापा के बारे में विहान से पूछना था। नव्या अपना होठ हिलाई कुछ बोलने के लिए, इससे पहले ही विहान ने तेज़ आवाज़ में बोला, इस घर में जितने भी नौकर हैं उसमें खुद को भी काउंट कर लो तुम, समझी? विहान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नव्या को अंदर से तकलीफ़ होने लगा, पर वो इन सब बातों को ध्यान ना देते हुए उसने अपना मुंह खोला, धीरे से बोली, मुझे मेरे पापा से मिलना है। विहान चेयर से उठा और नव्या की तरफ बढ़ने लगा। विहान नव्या के सामने आकर खड़ा हुआ और कुछ बोलने ही वाला था कि एक गार्ड आकर बोला, सर बाहर मैम की फैमिली आकर खड़ी हुई है। नव्या ने जैसे ही सुना कि उसकी फैमिली आई हुई है, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई जो विहान अच्छे से देख पा रहा था। नव्या का यूँ खुश होना विहान को हज़म नहीं हो रहा था। नव्या अपनी फैमिली का नाम सुनकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाई कि तभी विहान ने कड़क आवाज़ में कहा, तुम कहाँ जा रही हो? विहान का आवाज़ सुनकर नव्या के कदम रुक गए। विहान ने गार्ड से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। विहान का ऑर्डर पाकर गार्ड बाहर चला गया और नव्या की फैमिली को अंदर भेज दिया। गार्ड के बाहर जाने के बाद विहान ने नव्या की तरफ मुड़ा और बोला, बिना मेरी परमिशन के तुम इस चौखट से पैर भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी? विहान ने नव्या से बोल ही रहा था कि नव्या के पापा भी तेज़ आवाज़ में बोले, और तुम होते कौन हो मेरी बेटी को रोकने वाले? मनोहर जी का आवाज़ सुनकर विहान उनकी तरफ मुड़ा और अपने दोनों हाथ जेब की पॉकेट में डाले एटीट्यूड से खड़ा होकर बोला, आपकी बेटी का सुहाग हूँ, यकीन नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। विहान का अकड़ और घमंड देखकर मनोहर जी बोले, ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है। नव्या अपने पापा को देखकर आंखों में आंसू गिरने लगे। उसे अपने पापा से लिपटकर जी भरकर वो रोना चाहती थी, पर उन दोनों के बीच में विहान खड़ा था। उन दोनों की बहस को देखकर नव्या विहान के साइड से हटकर अपने पापा के गले जाकर लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको इस तरह रोता देखकर उसके पापा ने पीठ पर थपथपाते हुए बोला, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नव्या अपने पापा के मुंह से ये सब सुनकर और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनोहर जी की बातें सुनकर विहान ने अपना गर्दन टेढ़ा किया और आगे बढ़कर नव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसके पापा से दूर कर दिया और दांत पीसते हुए कहा, एक बार बोलने पर तुम्हें समझ में नहीं आता, आज के बाद तुम किसी से मिलने नहीं जा सकती हो, समझी? करिश्मा जी घर को अच्छे से स्कैन करने लगी। आखिर इस लड़की की किस्मत है बड़े कमाल की, जो इतने बड़े बिजनेस टाइकून से इसकी शादी हो गई। किस्मत अच्छा लेकर आई है ये लड़की। सुजाता जी आगे आकर बोली, नव्या बेटा ये सब क्या है? आखिर क्यों बिना बताए शादी की? क्या तुम सबको वजह बताओगी? इतने सारे सवाल पूछे जा रहे थे। नव्या लगातार सवाल पे सवाल सुनकर एक नज़र विहान की तरफ देखी। उसके इस तरह देखने से विहान ने कई सारे सवाल नज़र आ रहे थे। कनिका नव्या के सामने आकर बोली, हाँ दी बताओ, आखिर आपने ये शादी क्यों की? सबको बताओ। नव्या को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो रोते हुए अपने पापा के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे भी आपके साथ चलना है। नव्या का ये बोलना विहान को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। मनोहर जी ने नव्या के माथे पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, हम तुम्हें लेने ही आया हूँ। इस दरिंदे से मैं तुम्हें दूर लेकर चला जाऊँगा। विहान ने गुस्से से नव्या का हाथ पकड़कर ज़ोर से दबाते हुए बोला, लगता है तुम कल का भूल गई हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली सही सलामत घर पहुंच जाए तो चुपचाप उन्हें कह दो यहाँ से चले जाए, वरना मैं दूसरी बार कहने का मौका भी नहीं दूंगा। नव्या विहान से डरने लग गई थी। डरती भी क्यों ना, आखिर सवाल उसकी फैमिली का था और विहान जो बोलता है वो ज़रूर करेगा। नव्या अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर बोली, पापा आप यहाँ से चले जाइए, मेरी इनसे शादी हो गई है, मुझे यही रहना है। मनोहर जी बोले, कैसी शादी? मैं नहीं मानता ये शादी वादी, ये एक धोखा है और इसने
तुम्हें धोखा देकर शादी किया है। मनोहर जी की बातें सुनकर विहान मुस्कुराते हुए बोला, रीज़न जो भी हो, पर मैं हूँ आपका दामाद, और दामाद होने के नाते मैं इतनी देर से सहन कर रहा हूँ, वरना कोई और रहता तो ना जाने अब तक क्या कर बैठा होता। तो अब भलाई ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाइए, वरना मैं भूल जाऊँगा और आपकी बेटी को जो सज़ा मिलेगी उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। विहान के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे वर्ड सुनकर मनोहर जी चिढ़ गए और चिढ़ते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरी बेटी को चोट पहुंचाओगे। विहान भी कहाँ सुनने वाला था, वो भी गुस्से में बोला, विहान जो बोलता है वो करके दिखाता है, कहो तो डेमो दिखाऊं आपकी बेटी का। विहान ने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देकर बुलाया और गुस्से से बोला, इन सबको सही सलामत घर पहुंचा दो। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड सामने आकर खड़े हो गए। नव्या को ये नज़ारा देखकर इतना गुस्सा आने लगा था कि उसका बस चले तो वो विहान को एक थप्पड़ ज़ोर से गाल पर जड़ देती, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विहान ने नव्या का हाथ पकड़ के खींचते हुए ऊपर लेकर जाने लगा। नव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हें मुझे तकलीफ़ देना है ना तो दे लो, तुम्हें मुझे रुलाना है ना तो रुला लो, मेरे साथ जो करना है वो करो, पर मेरी फैमिली को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। सिक्योरिटी गार्ड ने नव्या की फैमिली को बाहर जाने के लिए कह दिया। मनोहर जी को अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। उन्होंने गार्ड को कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। नव्या विहान का हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने पापा के गले आकर लग गई और गुस्से में गार्ड को बोली, कोई हाथ नहीं लगाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या हाथ जोड़ते हुए बोली, पापा आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत जल्दी आपसे आकर मिलूँगी। मनोहर जी नव्या के सर पर हाथ रखकर बोले, मुझे पता है बेटा, आखिर ये शादी तुमने क्यों की है। मैं वो बाप हूँ जो अपनी बेटी को बचा ना सका इस दरिंदे के हाथों से। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बहुत लाचार और बेबस खुद को समझ रहा हूँ। नव्या रोते हुए बोली, नहीं पापा, आप लाचार नहीं हो और ना ही अपनी बेटी को कमज़ोर बनाया है। नव्या अपने पापा से बात कर ही रही थी कि विहान ने गुस्से से बोला, हो गया फैमिली ड्रामा, तो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे मजबूरन इन्हें यहाँ से धक्के मरवाना पड़ेगा। विहान के मुंह से ये शब्द सुनकर करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोली, चलो यहाँ से, हमें कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाना। कनिका का हाथ पकड़कर बाहर लेकर चली गई। उनके पीछे सुजाता जी भी चली गई। मनोहर जी खुद को आज बहुत बेबस और लाचार समझ रहे थे। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को किसी दरिंदे के हाथों बचा नहीं पाए। मनोहर जी वेला से बाहर निकलकर आ तो गए थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कनिका ने अपने पापा की बिगड़ती हुई तबीयत देख जल्दी से उन्हें वहाँ से लेकर निकल गई। विहान ने नव्या का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। बेड पर ढकेल बोला, बाहर क्या कह रही थी तुम्हें तकलीफ़, रुलाया? तो सुनो, मुझे तुम्हें तकलीफ़ देकर सुकून मिलेगा। नव्या बेड से उठकर खड़ी हुई और विहान के सामने आकर घूर के देखने लगी। विहान ने दांत पीसते हुए आगे बोला, मेरे सामने लोगों को हिम्मत नहीं होती बात करने की, और तुमने मेरे इस खूबसूरत शक्ल पर सबके सामने थप्पड़ मारा। नव्या की कलाई पकड़ विहान गुस्से में बोल रहा था। नव्या भी चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि तुम उसी लायक हो। नव्या का ये कहना विहान को भड़काने का काम कर रहा था। विहान ने इतना तो समझ गया कि ये लड़की डरने वालों में से नहीं है। विहान ने नव्या का बाल पकड़ अपने करीब करके बोला, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात है और मेरे सामने तुम्हारी इतनी ज़ुबान चला रही हो। यही तो फ़र्क है इस 2 कौड़ी और तुम में। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तुम्हारी अकड़ को झुकाया इस 2 कौड़ी की लड़की ने। नव्या की बालों पर विहान के हाथ कसते जा रहे थे। मेरे कानों में वो थप्पड़ की आवाज़ अभी भी गूंज रही है। जी तो चाहता था कि उसी दिन तुम्हें जान से मार दूँ, ख़त्म कर दूँ तुम्हें, पर नहीं, अगर तुम्हें जान से मार देता तो भी मुझे चैन नहीं मिलता, और तुम्हें छोड़ देता तो तुम उसके साथ क्या नाम था तुम्हारे होने वाले, उसके साथ तुम उसकी शादी करती, बच्चे पैदा करती। मेरा क्या, मैं और उस थप्पड़ को कैसे भुलाता। नव्या विहान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, मुझे झुकाना चाहते हो, तो ठीक है, देखते हैं कौन झुकता है। मैं भी उस मिट्टी की बनी हूँ जो हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा मान सम्मान ही सब कुछ है।
विहान ने नव्या के बाल छोड़ दिया और बोला, क्या कहा तुमने? मान सम्मान तुम्हें पता भी है किसे कहते हैं? मुझसे पूछो मान सम्मान क्या होता है। पावर से मान सम्मान मिलता है और वो पावर मेरे पास है। विहान और नव्या का कन्वर्सेशन चालू ही था कि इतने में शिव ने बाहर से दरवाज़ा नॉक करके बताया कि दादी का ऑर्डर है, आप उनसे मिलने जाए, नहीं तो दादी यहाँ पर आने वाली है। विहान ने दादी का नाम सुनकर जल्दी से नव्या के कमरे से निकलकर खुद के कमरे में आया और जल्दी जल्दी खुद को रेडी किया। लगभग 10 मिनट रेडी होने के बाद विहान ने शिव को बोला, जल्दी चलो। जब विहान खुराना मेंशन पहुंचा तो दादी लिविंग एरिया में सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी। विहान पहले दादी का पैर छुआ आशीर्वाद के लिए। दादी ने नाराज़गी दिखाते हुए पैर मोड़ लिए और मुंह फेरते हुए बोली, तुम मेरा पोता नहीं है, अगर मेरा पोता होता तो ऐसा नहीं करता। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विहान समझ गया उसका दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। उसे सबको आज सफाई देना होगा। उतने में विहान की माँ सीढ़ियों से उतरते हुए आई। विहान ने अपनी माँ को देखकर उठा और आगे जाके झुककर अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। माँ भी नाराज़गी जताते हुए बोली, अकेला आया है, बहू कहाँ है? वो मैं अभी उसे साथ में लेके नहीं आया, पर मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। दादी पीछे से ज़ोर से चिल्ला के बोली, तेरा और उसका कब से ये प्यार मोहब्बत चालू था? तूने बताया नहीं। प्यार वर्ड सुनकर विहान ने आईब्रो उचकाते हुए बोला, दादी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे है? लड़की तुझे पसंद आ गई। कहाँ तुझे मिल गई जो तू एक ही दिन में सब कर लिया? 26 की उम्र हो गई है, अभी तक तो कोई भी तुझे पसंद नहीं आई। तू लड़कियों से दूर भागता रहा और आज तूने शादी कर लिया। इतना उतावलापन हो गया कि बताया तक नहीं, डायरेक्ट शादी कर लिया। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विहान ने 1 मिनट के लिए नव्या के बारे में सोचने लगा। जो उसके दिमाग में चल रहा था वही उसकी ज़ुबान बोलने लगा। दादी और माँ को बिना देखे बोला, हाँ वो बाकी लड़कियों से अलग है, उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है मुझे। अच्छा तो तुझे एटीट्यूड बहुत पसंद है? विहान ने अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आया और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या बोल दिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।